नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी माँ की है जो अपने हवस को पूरा करने के लिए अपने बेटे तक की जान ले ली, और वो भी उसका इकलौता बेटा था जो अपने मतलब के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने जवान बेटे की जान ले ली। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से इस कहानी को। मित्रों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है। उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में जो थाना लगता है अजगैन, वहां 5 जून 2024 की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गांव की महिलाएं हमेशा की तरह सुबह कुएं पर पानी भरने गई थीं। उनमें से एक महिला ने जब कुएं में झांक कर देखा तो डर के मारे उसकी जोर से चीख निकल गई। बाकी महिलाएं उसकी चीख सुनकर दौड़ पड़ी, और जब उन्होंने भी कुएं में झांका तो उनके होश उड़ गए। कुएं में पानी पर एक युवक की लाश तैर रही थी। महिलाएं घबरा कर चीखती चिल्लाती वहां से भाग निकली। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। जल्दी ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग मंदिर के पास स्थित उस कुएं की ओर दौड़ने लगे। कुछ ही समय में घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी, कुएं में एक लाश तैर रही है। यह सूचना मिलते ही अजगैन थाना के एसएचओ अवनीश कुमार सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। जब एसएचओ अवनीश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ को हटाकर खुद कुएं में झांक कर देखा तो सच में वहां पानी पर एक युवक की लाश तैर रही थी। कुएं के पास खून बिखरा हुआ था और एक बाइक भी खड़ी थी। एसएचओ ने अनुमान लगाया कि बाइक या तो मृतक की होगी या फिर कातिल की। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर पुलिस ने आरटीओ ऑफिस से उसकी जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि बाइक का पंजीकरण मोहम्मद नदीम के नाम है, जो अलहमद रेजिडेंसी इफ्तिकाराबाद थाना अनवरगंज कानपुर का निवासी है। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि कुएं में मिली लाश मोहम्मद नदीम की ही है या किसी और की। इसके बाद पुलिस ने कुएं से लाश को बाहर निकाला और पहचान के लिए मोहम्मद नदीम के परिवार वालों को बुलवाया। जैसे ही नदीम की मां आरफा बेगम वहां पहुंची और अपने बेटे की लाश देखी, वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह लाश उनके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। आरफा बेगम ने बताया कि कुछ समय पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था और अब उनका इकलौता सहारा उनका बेटा भी उनसे छीन गया। उसके बाद एसएचओ अवनीश सिन्हा ने शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास थी। उसकी हत्या चाकू से गोद कर की गई थी और सिर्फ गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे। मृतक का मोबाइल फोन और पर्स वहां नहीं मिले। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह चीजें या तो कुएं में गिर गई होंगी या फिर हत्यारे उन्हें अपने साथ ले गए होंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर में एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र और सीओ संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। फॉरेंसिक टीम ने वहां से जरूरी सबूत इकट्ठा किए, जबकि पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने मौके पर मौजूद मृतक की मां आरफा बेगम और उसके मामा ताहिर से बातचीत की। आरफा बेगम ने बताया कि उनका बेटा मोहम्मद नदीम घर से दुकान जाने के लिए अपनी बाइक पर दोपहर 2 बजे निकला था। जब वह रात 10 बजे तक घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। अगले दिन उसकी लाश मिलने की सूचना मिली। जांच के दौरान पता चला कि नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करता था और अनवरगंज में उसकी खुद की दुकान थी। वह बेहद शांत स्वभाव का था और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही लेन देन का कोई विवाद था। पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद वापस थाने लौटकर मृतक के मामा ताहिर की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र के निर्देश पर एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर की गहन जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने मृतक की मां और मामा से विस्तार से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। नदीम का शव दरबारी खेड़ा गांव के पास मिला था। इस कारण एसएचओ ने आसपास के गांव के अपराधी प्रवृत्ति के कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। मुखबिर भी इस मामले में कोई खास जानकारी जुटाने में असफल रहे। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस को अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस
पर इस मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ रहा था। मृतक की मां आरफा बेगम और मामा ताहिर भी बार बार थाने आकर पूछताछ करते और जवाब मांगते रहते थे। एक दिन एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ नदीम की हत्या के मामले पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान एक युवती उनके कार्यालय में दाखिल हुई। वह युवती देखने में मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। एसएचओ अवनीश ने अपने सहयोगियों को बाहर जाने का इशारा किया और फिर उस युवती से कहा कि आप बैठ जाइए और अपना परिचय देने के साथ अपनी समस्या हमें विस्तार से बताइए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। युवती ने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, सर मेरा नाम जीनत फातिमा है, मैं मृतक नदीम की पत्नी हूँ। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते थाने तक पहुँची हूँ। मैं आपको एक ऐसा सच बताने आई हूँ जो शायद सुनने में अजीब लगे और जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो। अवनीश कुमार सिंह ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसा सच? सीधे सीधे बताओ और जो भी बताना है सच सच बताना। युवती ने जवाब दिया, सर मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास आरफा बेगम के पास है। मुझे पक्का शक है कि उन्होंने ही मेरे पति की हत्या करवाने की साजिश रची है। अवनीश ने उस पर एक तीखी नज़र डाली और बोले, तुम्हारी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भला एक माँ अपने इकलौते बेटे का कत्ल क्यों करवाएगी? लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारे शक का आधार क्या है? जीनत फातिमा ने गंभीरता से कहा, पहला कारण यह कि आरफा बेगम मकान और दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इस बात के सख्त खिलाफ थे। इस मुद्दे पर अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। दूसरा कारण उनकी एक खास रिश्तेदारी है। मेरी सास के अजमेर के रहने वाले एक रिश्तेदार से गलत संबंध है। वह मकान और दुकान बेचकर उसी के साथ रहना चाहती थी। मेरे पति इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पति के विरोध के कारण ही मेरी सास ने यह कदम उठाया है। यह सुनकर अवनीश कुमार सोच में पड़ गए। उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जवान बेटे की जान ले ले। वे गंभीर सोच में पड़ गए कि क्या सचमुच में आरफा बेगम ने ही अपने बेटे नदीम का कत्ल करवाया है या फिर जीनत फातिमा का इस कत्ल से कोई संबंध है, और हो सकता है वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। एसएचओ अवनीश कुमार सिन्हा ने इस केस को और भी गहराई से जांच पड़ताल करने का विचार किया। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अवनीश कुमार ने एडिशनल एसपी प्रेमचंद से मुलाकात की और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने इस रहस्यमयी हत्या की जांच के आदेश दिए। उन्होंने इस केस के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई। टीम की अगुवाई सीओ संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई। टीम ने सबसे पहले मृतक नदीम की मां मोहम्मद आरफा बेगम पर निगरानी शुरू की थी। साथ ही उन्होंने मृतक और उसकी मां के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी जांची ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके, लेकिन आरफा बेगम की कॉल डिटेल्स में कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिला, जिससे यह साफ हुआ कि वह किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत नहीं करती थी। घटना वाले दिन भी उन्होंने किसी से बात नहीं की थी। हालांकि रात 10 बजे उन्होंने नदीम को फ़ोन किया था। इसके अलावा पुलिस ने नदीम की पत्नी जीनत फातिमा की भी कॉल डिटेल्स निकाली, लेकिन उससे भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने नदीम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाला तो उन्हें एक संदिग्ध नंबर मिला। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बातचीत की थी। पुलिस ने जब इस संदिग्ध नंबर की छानबीन की तो पता चला कि यह नंबर सलीम नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर है। जांच में पता चला कि सलीम सिद्दीकी अजमेर के लोंगिया मोहल्ले की गली नंबर 15 में रहता है। पुलिस टीम सलीम की तलाश में अजमेर पहुंची और उसके घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह किसी काम से उत्तर प्रदेश गया है। सलीम के फरार होने पर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और खबरिया का जाल बिछा दिया। साथ ही उन्नाव के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर निगरानी तेज कर दी। आखिरकार 19 जुलाई 2024 को एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को एक मुखबिर ने सूचना दी कि सलीम उन्नाव रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने स्टेशन पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर सलीम को पकड़ लिया। सलीम उस वक्त स्टेशन के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। सलीम को हिरासत में लेकर थाना अजगैन लाया गया।
और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआती पूछताछ में सलीम ने नदीम की हत्या से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सलीम ने बताया कि उसने मोहम्मद नदीम को, जो कानपुर में कपड़े का कारोबारी था, उसकी हत्या पैसे के लालच में की थी। उसने नदीम को चाकू से मारकर उसका शव कुएं में फेंक दिया था। सलीम ने यह भी खुलासा किया कि यह हत्या आरफा बेगम और उनके प्रेमी हासम अली ने करवाने की साजिश रची थी। आरफा और हासम ने नदीम की हत्या के लिए सलीम को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सलीम को पहले ही नगद मिल चुके थे कुछ रुपए, और बाकी के पैसे हत्या के बाद देने का वादा किया गया था। सलीम अजमेर से बाकी पैसों के लिए उन्नाव आया था, लेकिन पकड़ा गया। सलीम ने पुलिस को वह चाकू भी बरामद करवाया जिससे उसने नदीम की हत्या की थी। उसने चाकू को मांस तिराहे के पास एक कपड़े में लपेट कर छिपा दिया था। सलीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाटकीय ढंग से आरफा बेगम और उसके प्रेमी हासम अली को भी हिरासत में ले लिया। जब इन दोनों ने सलीम को हवालात में देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। आखिरकार उन्होंने भी सहजता से नदीम की हत्या की सच्चाई स्वीकार कर ली। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने इस हत्या का पर्दाफाश करने और अपराधियों को पकड़ने की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने पुलिस सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नदीम की हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या 201 सबूत मिटाने और 120 आपराधिक साजिश के तहत सलीम, हासम अली और आरफा बेगम को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने जो इस कहानी की सच्चाई बताई वह बेहद ही खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाली थी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और विस्तार से जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे एक बेरहम माँ ने अपने इकलौते बेटे को मरवा दिया। यह घटना कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के इफ्तिखराबाद मोहल्ले की है। यह मुसलमानों की बहुलता वाला इलाका है, जहाँ के अधिकतर लोग व्यापार करते हैं। किसी का कपड़े का काम है तो किसी का लकड़ी का, चमड़े का या मांस मछली के व्यापार में लगा हुआ है। इसी घनी आबादी वाले इलाके में मोहम्मद नईम अपने परिवार के साथ रहते थे। नईम के परिवार में पत्नी आरफा बेगम, बेटी आलिया और बेटा मोहम्मद नदीम शामिल थे। उनका खुद का घर अलहमद रेजिडेंसी नाम की एक बिल्डिंग में था। मोहम्मद नदीम रेडीमेड कपड़े का कारोबारी था और उनकी दुकान अनवरगंज स्थित में। बड़ी बेटी आलिया का निकाह वह पहले ही कर चुके थे। उनका इकलौता बेटा मोहम्मद नदीम घर का दुलारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग का था, लेकिन उसका स्वभाव जिद्दी और हठी भी था, जो उसकी मां आरफा बेगम को परेशान करता था। वह अक्सर अपने पति को ताना देती थी कि उन्होंने बेटे को बिगाड़ दिया है। पढ़ाई में उसकी रुचि कम थी, जबकि गुल्ली डंडा जैसे खेलों में अधिक थी। इस वजह से नईम चिंतित रहते थे। किसी तरह नदीम ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके बाद पढ़ाई से उसका मन हट गया। गलत संगत में पड़ने की संभावना को देखते हुए नईम ने उसे अपने कपड़े के व्यवसाय में लगा दिया। धीरे धीरे नदीम ने दुकानदारी के गुण सीखने शुरू कर दिए और वह व्यापार संभालने लगा। नदीम के जवान हो जाने पर जुलाई 2020 में नईम ने उसका विवाह जीनत फातिमा नाम की एक लड़की से करवा दिया था। जीनत फातिमा के पिता मोहम्मद कासिम बाबू पूर्वा इलाके के बाकरगंज बाजार में कपड़े की दुकान चलाते थे। इस शादी के बाद नदीम का परिवार अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया था। आरफा बेगम अपने घर में सुखी जीवन बिता रही थी। हर चीज़ की सुविधा थी और सबसे बढ़कर उन्हें नईम जैसा चाहने वाला पति मिला था। दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। शादी के 1 साल ही हुए थे कि अचानक नईम बीमार पड़ गए और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। नदीम ने अपने पिता का इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई डॉक्टरों से दिखाया, दवाइयाँ दिलवाई, लेकिन नईम की हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार वह एक दिन इस दुनिया से चल बसे। पति की मौत ने आरफा बेगम को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने बहुत आंसू बहाए। ताहिर, जो आरफा बेगम का भाई था, और उनका बेटा नदीम, दोनों ने मिलकर किसी तरह आरफा बेगम को संभाला। वक्त के साथ आरफा बेगम ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। दूसरी ओर अपने पिता के जाने का गम नदीम के लिए भी कम नहीं था। उन्होंने परिवार और दुकान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उनकी पत्नी जीनत फातिमा ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया था।
कहते हैं कि वक्त हर गम को हल्का कर देता है। आरफा बेगम ने भी अपने पति की यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तन्हाई उनके जीवन में जगह बना चुकी थी। इसी दौरान एक दिन हाशम अली उनके घर आया। हाशम अली उनके पति के पुराने दोस्त और रिश्तेदार थे। वह पहले भी घर आते रहते थे, इसलिए आरफा बेगम ने उनका खूब स्वागत किया। हाशम ने नईम के गुजरने का दुख जताया और आरफा बेगम को दिलासा दिया। हाशम अली का उनके घर आना जाना बढ़ गया। उनकी और आरफा बेगम की बातचीत भी पहले से ज़्यादा होने लगी। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। हाशम अली की पत्नी भी पहले ही मर चुकी थी। ऐसे में दोनों अकेले थे और एक साथी की तलाश में थे। एक रात जब बेटा और बहू सो रहे थे, उस समय हाशम अली आरफा बेगम के कमरे में आए। दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। दोनों ने अपनी तन्हाई का सहारा एक दूसरे में तलाश लिया। इसके बाद उनके बीच यह रिश्ता और गहराता गया। आरफा बेगम का जीवन अब बदल चुका था। वह फिर से खुश नजर आने लगी। हाशम अली भी उन्हें लेकर काफ़ी गंभीर थे। वह अब होटल में रुकने लगे थे और अक्सर आरफा बेगम को वहीं बुला लेते थे। इधर जीनत फातिमा को सासू माँ के व्यवहार में बदलाव नज़र आने लगा। उन्होंने देखा कि जब से हाशम अली आने लगे हैं, आरफा बेगम ज़्यादा सजने संवरने लगी और उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी रहती है। एक रात जब जीनत फातिमा बाथरूम जाने के लिए उठी तो उन्होंने अपनी सास के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। तो साफ समझ में आ गया था कि आरफा बेगम का सजना संवरना और बदली हुई आयतों का असली मकसद क्या है। सुबह नहाने के दौरान जीनत ने इस बारे में अपने पति नदीम को बताया। उसने कहा कि उसकी माँ के हाशम अली के साथ अवैध संबंध है, लेकिन यह सुनते ही नदीम गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, जीनत तुम यह सब कह रही हो, हमारी माँ की इज्जत को ठेस पहुंचा रही हो। उनकी उम्र का लिहाज करो। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेहतर है कि तुम अपनी गलती मान लो और दोबारा इस तरह की बातें बिल्कुल मत करना। नदीम ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करने के बजाय उसे डांट दिया। जीनत यह अपमान सहन नहीं कर पाई और नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद नदीम ने उसे मनाया और घर वापस ले आया। उसके बाद जीनत ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। इधर आरफा बेगम हाशम अली के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी, उसने अपनी संपत्ति बेचकर हमेशा के लिए हाशम अली के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने इस बारे में हाशम अली से बात की तो वह तुरंत तैयार हो गया। उसने आरफा को अपने साथ अजमेर ले जाने का वादा किया। वह तो चाहता ही था कि आरफा हमेशा उसके साथ रहे। जब आरफा बेगम ने अपनी संपत्ति बेचने की बात बेटे नदीम से की तो वह भड़क उठा। उसने साफ कह दिया कि मैं अपने पिता की संपत्ति बेचने नहीं दूंगा और ना ही किसी दूसरे शहर में बसने जाऊंगा। माँ, आप किसी के बहकावे में मत आइए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। इसके बाद माँ बेटे के बीच झगड़े होने लगे। जब इस संपत्ति बेचने को लेकर दोनों में बहस होने लगी, कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि नदीम गुस्से में घर छोड़कर दुकान पर ही सोने चला जाता था। आरफा बेगम को यह एहसास हो गया कि नदीम न केवल संपत्ति बेचने से मना करेगा, बल्कि उसके और हाशम अली के रिश्ते में भी बाधा बन सकता है। ऐसे में उसने हाशम अली के साथ मिलकर अपने बेटे को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। आरफा ने हाशिम से इस बारे में बात की तो उसने योजना को अंजाम देने की हामी भर दी। हाशिम ने कहा कि तुम पैसे तैयार करो, हम किसी सुपारी किलर को पैसे देकर नदीम को मरवा देंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हाशिम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से थी, जो अजमेर के नवल नगर मोहल्ले में लोंगिया का रहने वाला था। हाशिम ने सलीम से बात की और 2.5 लाख रुपए में नदीम की हत्या की सुपारी दे दी। इसके बाद उसने आरफा बेगम को यह बात बताई। आरफा ने अपने बेटे को मरवाने के लिए कुछ रुपए हाशिम को दिए और बाकी पैसे काम हो जाने के बाद देने का वादा किया। सलीम को जब पैसे मिल गए तो वह 3 जून 2024 को कानपुर शहर पहुंच गया। वहां उसने परेड इलाके के एक साधारण होटल में ठहरने का फैसला किया। उसी दौरान हाशिम अली ने सलीम के कानपुर आने की बात आरफा बेगम को बताया और उसे सलीम का मोबाइल नंबर दे दिया। 4 जून की दोपहर को आरफा बेगम ने अपने बेटे नदीम को बताया कि एक रिश्तेदार शहर में आए हैं जो परेड इलाके में रुके हुए हैं। उसने नदीम से कहा कि उन्हें शहर घुमा दे। नदीम ने पहले तो यह काम करने से इनकार किया, लेकिन बाद में मान गया। उसकी पत्नी जीनत फातिमा मायके में थी, इसलिए वह निश्चिंत था। नदीम तैयार हुआ और अपनी बाइक लेकर परेड की ओर चल दिया। जाने से पहले उसने माँ से उस रिश्तेदार का फ़ोन नंबर ले लिया। असल में वह रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उसकी मौत का सलीम था। परेड चौराहे पर पहुंचकर नदीम ने फ़ोन किया तो सलीम वहीं आकर मिल गया। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई।
जिसके बाद सलीम ने कहा कि मुझे देवा शरीफ जाना है, वहाँ कुछ काम है। फिर सलीम ने नदीम से कहा कि तुम पेट्रोल की चिंता मत करो, वो मैं डलवा दूंगा। इसके बाद दोनों लखनऊ होते हुए देवा शरीफ पहुँच गए। शाम को वे वहाँ घूमे फिरे और फिर कानपुर वापस लौटने लगे। लखनऊ पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज चुके थे। वहाँ दोनों ने खाना खाया और फिर कानपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। 11 बजे सलीम और नदीम दरबारी खेड़ा गांव पहुंचे। यह गांव उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र में पड़ता है। गांव के पास एक वीरान मंदिर था, जिसके पास ही एक कुआं भी था। सलीम ने बाथरूम जाने के बहाने बाइक रुकवा ली। वह बाथरूम के लिए मंदिर के पास चला गया, जबकि नदीम बाइक पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। सलीम ने मौका पाकर चाकू निकाला और नदीम के सिर पर 2-4 वार किया। घायल होकर नदीम जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सलीम ने उसके गले और गर्दन पर चाकू से हमला कर उसे मार दिया। शव को उसने कुएं में फेंक दिया और बाइक को कुएं के पास ही छोड़कर फरार हो गया। जाते समय उसने चाकू मांस फैक्ट्री तिराहे के पास फेंक दिया। अगली सुबह दरबारी खेड़ा गांव की कुछ महिलाएं जब कुएं की ओर गईं तो उन्होंने कुएं में एक लाश तैरती हुई देखी। उन्होंने तुरंत अजगैन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरफा बेगम, मोहम्मद सलीम और हासम अली को गिरफ्तार कर उन्नाव कोर्ट में पेश किया। वहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, इस चैनल आपका है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।